So, good morning, student. Today we have to discuss about. We have to start new topic, that is chromosome, chromatin, nucleosome, and the whole packaging of chromosome. Earlier, we already discussed the DNA structure and what are the constraints about DNA structure. So, further we have to discuss about chromosome and its structure, and let us see how chromosome are related with DNA, how they associate. So first, I tell you something about very basic concept, right? आज बच्चों हम डीएनए पैकेज, क्रोमोसोम पैकेजिंग व क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अर्लियर क्लासेस में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर व उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे और पढ़े। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हम डिटेल में क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग, ये सब हम पढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सब पढ़ेंगे हम। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोम पैकेजिंग का, उसको हम सबसे फर्स्ट क्लियर करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट डीएनए जो डुप्लेक्स है, वो धीरे धीरे जो हिस्टोन के चारों तरफ रैप करता है, और रैप करके ये जो हिस्टोन्स है, ये न्यूक्लियोसोम्स का न्यूक्लियोसोम आगे चल के बन रहे हैं और कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, जिसको हम डीएनए की सुपर कॉइलिंग कहते हैं। और सुपर कॉइलिंग से एक आगे डीएनए से एक क्रोमोसोम बन रहा है, दैट इज वेरी कंडेंस स्ट्रक्चर। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे डीएनए एंड क्रोमोसोम एक दूसरे से इंटरलिंक है। सो DNA is associated with proteins, and each DNA and its associated protein is called chromosome. Okay, this organization holds true for prokaryotic and eukaryotic cell, and even for viruses. Packaging of DNA into chromosome serves several important functions. First of those function is the chromosome is a compact form of the DNA that readily fit inside the cell. Then second function we can say the packaging DNA. Packaging the DNA into chromosome serves to protect the DNA from damage. Completely naked DNA molecules are relatively unstable in cell if we compare it with packaged DNA. So, DNA is extremely stable. Chromosomal DNA is extremely stable, and it allows the information encoded by the DNA to be reliably passed on. Then third function is only DNA packaged into a chromosome can be transmitted efficiently to both daughter cell each time a cell divides. Okay, so basically students, डीएनए अपने प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। डीएनए व उससे जुड़े हुए प्रोटीन्स मिलकर क्रोमोसोम संरचना बनाते हैं। यह संरचना, यह ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट व यूकैरियोट दोनों में देखी जाती है और वायरस में भी देखी जाती है। जो डीएनए की पैकेजिंग है, पैकेजिंग होकर डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में पैकेज होता है, ये जो संरचना है, ये बहुत सारे मुख्य फंक्शन प्ले करती है सेल में, जिसमें से कुछ फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। पहला, डीएनए कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्रोमोसोम के रूप में रहता है, और जब ये डीएनए कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम के रूप में आता है, तो ये आसानी से सेल में फिट हो जाता है। दूसरा फंक्शन ये कि जो डीएनए है, जब डीएनए की पैकेजिंग हो जाती है और ये क्रोमोसोम के रूप में आ जाता है, तो ये जो डीएनए का डैमेज है, वो इसको जो क्षति पहुंचती है वह नहीं पहुंचती है। डीएनए पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्लीटली जो नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है सेल्स में, वह इतना ज्यादा स्थायी नहीं है, वह अस्थायी संरचना है। अगर हम इसे कंपेयर करें, क्रोमोसोमल डीएनए एक्सट्रीमली, बहुत ही अत्यधिक स्थायी संरचना है,
जबकि क्रोमोसोमल डीएनए अपनी जो आनुवंशिकी की इंफॉर्मेशन है उसको भी पास ऑन करने में सक्षम है। तीसरा मुख्य फंक्शन यह है कि ये जो डीएनए की पैकेजिंग है क्रोमोसोम के रूप में, ये आसानी से एफिशिएंटली बहुत अच्छे से प्रत्येक सेल विभाजन के समय, प्रत्येक कोशिका विभाजन के समय डॉटर सेल्स तक पहुंच सकती है। अब हमें आगे देखना है कि ये जो क्रोमोसोम है इस शब्द का मतलब क्या है। क्रोमोसोम शब्द में क्रोमा मतलब होता है कलर एंड जोम्स मतलब होता है बॉडी। ठीक है। क्रोमोसोम एक धागे के समान सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर है, आनुवंशिकी संरचना है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल की पैकेजिंग से बनती है और यह सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है। ये जो क्रोमोसोम है मुख्य रूप से मेटाफेज स्टेज, माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में देखे जाते हैं, जब सेल को किसी सुटेबल बेसिक डाई के साथ स्ट्रेन किया जाता है और इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ई स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में थ्रेड लाइक संरचना को सबसे पहले सेल विभाजन के समय देखा था और उसे डिस्कवर किया था। सभी हायर ऑर्गेनिज्म में लाइक यूकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें डिफाइन नंबर होता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, डिफाइन होती है, वह डेफिनेट शेप व साइज में ये पाए जाते हैं। इनका डेफिनेट निश्चित प्रकार की साइज व शेप में भी पाए जाते हैं। So basically, chromosome word means in chromosome, chroma means color and zome means body. A chromosome is a thread-like self-replicating genetic structure containing organized DNA molecule package found in nucleus of the cell. Chromosomes are seen during metaphase stage of mitosis when the cell are stained with suitable basic dye and viewed under the light microscope. E. Strasburger in 1875 discovered thread-like structure which appeared during cell division. In all types of higher organism like eukaryote, the well-organized nucleus contain definite number of chromosomes of definite size and shape. So half of the half of the molecular mass of a eukaryotic chromosome is protein. In eukaryotic cell, we can say a given region of DNA with its associated protein is called chromatin, and the majority of its associated protein are small basic protein, which we can say histones, right? Although they are not much abundant like other protein, frequently we refer those protein non-histone proteins, and these are non-histone proteins are associated with chromosome. These proteins include number of DNA binding protein that regulate the transcription, replication, repair, and recombination of cellular DNA. The protein in chromatin perform another essential functions as they compact the DNA. This DNA compaction is basically its regular association of DNA with histone to form the structure, we can say that structure nucleosome. So students, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोट्स में बेसिकली जो क्रोमोसोम है, हाफ ऑफ द जो मॉलिक्यूलर वेट है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का वो बेसिकली प्रोटीन है, प्रोटीन से बना है। ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो एक डीएनए का डिफाइन एरिया है, एक रीजन है जहाँ पे डीएनए अपने प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट करता है, जहाँ वो प्रोटीन्स के साथ रहता है, उस एरिया को हम क्रोमेटिन कहते हैं। इस एरिया में जो डीएनए के एसोसिएटेड प्रोटीन्स है वो होते हैं। ये एसोसिएटेड प्रोटीन्स मुख्य रूप से साइज में छोटे होते हैं,
ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कह सकते हैं। ये इतने ज़्यादा अबेंडेंट नहीं होते हैं, इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं जैसे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और ये प्रोटीन्स न्यूमरस फंक्शन दिखाते हैं क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट होके। बहुत सारे फंक्शंस ये प्रोटीन है डीएनए, ये प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करते हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन। मुख्य रूप से ये सारे फंक्शन इन्हीं प्रोटीन्स के द्वारा होता है। ये जो क्रोमेटिन में प्रोटीन पाए जाते हैं, इनका जो मुख्य एसेंशियल फंक्शन है वो डीएनए को कंपैक्ट करना है। डीएनए को कंपैक्ट करने से तात्पर्य है कि ये जो डीएनए का रेगुलर एसोसिएशन होता है, उसका जुड़ना होता है हिस्टोन्स के साथ। जब ये डीएनए जुड़ता है हिस्टोन्स के साथ तो एक संरचना का निर्माण होता है न्यूक्लियोसोम्स। उस संरचना को हम इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए का कंपैक्ट होना। So the formation of nucleosome is the first step in the process that allows the DNA to be folded into much more compact structure that reduce the linear length. So ये जो process है न्यूक्लियोसोम्स का बनना, ये सबसे प्रथम चरण है डीएनए का फोल्डेड होके मच मोर कॉम्पैक्ट होने का पहला चरण है ये। इसकी कॉम्पैक्ट संरचना बनने का ये पहला चरण है और इसकी जो लेंथ है उसे वो इस संरचना के बनने के बाद रिड्यूस हो जाती है। So students, association of DNA with histones and other packaging protein reduce the accessibility of DNA. The conflicting needs of compacting and assessing the DNA have focused attention on how chromatin structure is regulated. It is clear that the alteration of individual chromosomes allows specific regions of the chromosomal DNA to interact with other proteins. So it is very difficult and very critical to understand all regulation mechanism in eukaryotic cell which involves with DNA and all other events. Right? Although prokaryotic cell typically have smaller genome, if we compare it with eukaryote, prokaryotic genome is much smaller, and the need of compact their DNA is still substantial. E. coli must pack its approximately 1 mm chromosome into a cell that is only 1 micrometer in length. It is less clear how prokaryotic DNA is compacted. As bacteria has no histone or nucleosome, if we take an example, bacteria have no histone or nucleosomes, but yes, they do have other small basic proteins that may serve similar functions like histone and nucleosomes. So basically it is very difficult to understand all mechanism and functioning, but we focus basically to understand chromosomes and chromatin of eukaryotic cells, right? So स्टूडेंट, जब डीएनए का हिस्टोन्स के साथ एसोसिएशन होता है या अदर प्रोटीन्स के साथ जिसकी पैकेजिंग होती है, तो जो डीएनए तक की पहुंच है वो खत्म हो जाती है। अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि या तो कॉम्पैक्शन होगा तो डीएनए तक एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ये हमें क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर को समझने में और उससे रिलेटेड मैकेनिज्म कैसे रेगुलेट होती है, इनको प्रॉपर्ली समझने में मदद मिलती है। सो ये तो जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम्स हैं उनके लिए उनके स्पेसिफिक रीजन्स हैं। उन स्पेसिफिक रीजन में जो क्रोमोसोमल डीएनए का इंटरेक्शन दूसरे प्रोटीन्स के साथ होता है। सो ये इस तरह की जो मैकेनिज्म है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है एंड जो पूरी तरह न्यूक्लियोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है और उससे रिलेटेड डीएनए से रिलेटेड उनका जो एसोसिएशन है डीएनए के साथ, ये क्रिटिकल है हमें एक बार में समझना। और बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के साथ जो इन्वॉल्व इवेंट्स हैं बहुत सारे, उन्हें समझना भी बहुत मुश्किल है, बट हाँ हम इसको धीरे धीरे स्टडी करते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो जीनोम है टिपिकली
छोटा है, अगर हम इसको यूकैरियोटिक डीएनए के जीनोम से कंपेयर करें, तो उसका जो डीएनए है उसको भी कंपैक्ट करना इट इज़ अ चैलेंज, कि कैसे वो कॉम्पैक्ट होता है ये हमें समझना। इकोलाई में अप्रोक्सीमेटली, इकोलाई के सेल में भी ऐसा होता है, अप्रोक्सीमेटली जो 1 mm क्रोमोसोम है वह टोटल 1 माइक्रोमीटर की लेंथ का होता है सेल्स में आफ्टर कॉम्पैक्शन। सो ये क्लियर नहीं है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए कॉम्पैक्शन कैसे होता है, बट और जबकि अगर हम एक एग्जांपल ले तो बैक्टीरिया में हिस्टोन्स में न्यूक्लियोसोम्स पाए भी नहीं जाते हैं, बट स्टिल उनमें सब कुछ ऐसे बेसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका सेम जिनकी कार्य प्रणाली सेम होती है, जैसे हिस्टोन्स की होती है वह न्यूक्लियोसोम्स की होती है। सो बेसिकली अब हमें धीरे धीरे इस चीज को समझना पड़ेगा और आगे हम इसी पे फोकस करेंगे कि क्रोमोसोम की संरचना व क्रोमेटिन की संरचना बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में कैसी पाई जाती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसमें क्लियरली हमें स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। फर्स्ट स्टेप में हमारा डबल हेलिकल डीएनए है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोसोम्स है, ठीक है, विद लिंकर डीएनए, राइट। थर्ड स्टेप में सोलेनॉइड्स बन गए हैं, फोर्थ स्टेप में सोलेनॉइड सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन थर्ड फोर्थ लेवल पे आप देख सकते हो टर्शरी लूप्स बन गए हैं। देन नेक्स्ट में आप देख सकते हो क्रोमोसोम के सेक्शंस बन गए, कंडेंस सेक्शंस बन गए हैं। एंड देन हम सबसे लास्ट में देख सकते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम हमें दिखाई दे रहा है। सो दीज स्टेजेस कन्वर्ट नेकेड डीएनए टू chromosome one by one. Primary in first it convert takes primary structure, पहले primary structure develop होगी, फिर secondary structure develop होगी, then tertiary structure develop होगी, then condensation होगा, chromosome के sections बनेंगे, then chromosome बनेगा जो मेटाफेज में हम देख पा रहे हैं नीचे, राइट। तो ये हम देख रहे हैं, ये इसमें विभिन्न चरण दिखाए गए हैं कि डीएनए कन्वर्जन कैसे होता है क्रोमोसोम्स में, राइट। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वर्जन is very difficult to understand, but we are doing and we will understand after this lecture. So क्रोमोसोम नंबर के आधार पर बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्रोमोसोम नंबर के आधार पर हम देखते हैं कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर की भिन्नता पाई जाती है, जैसा हम इस टेबल में देख सकते हैं। अरेबिडोप्सिस में 10 है क्रोमोसोम नंबर, मेज में 20 है, वीट में 42 है, कॉमन हाउस फ्रूट फ्लाई में 8 है, अर्थवॉर्म में 36 है, माउस में 40 है, ह्यूमन में 46 है, एलिफेंट 56 है, डोंकी में 62 है, डॉग में 78 है, गोल्ड फिश 104, टोबैको में 48 है, ओट्स में 42 है। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर में भिन्नता पाई जाती है। इसको हम क्रोमोसोम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। सो अभी हम थोड़ा क्रोमोसोम डाइवर्सिटी और क्रोमोसोम सीक्वेंसेस क्या होती है इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। So students, you can see that there are some diversity on the basis of chromosome number. As you can see this table, all different organisms are having different chromosome number. So there are some different on the basis of chromosome. We can say chromosome diversity. So further we try to understand what is chromosome diversity and chromosome sequences. So chromosome can be circular or linear. Traditionally, we studied that prokaryotic cell have single circular chromosome and eukaryotic cell have multiple linear chromosomes, right? As more prokaryotic organisms have studied, this view have been challenged. Although the most studied prokaryotic such as E. coli and Bacillus subtilis do indeed have single circular chromosome, but number of prokaryotic cells have multiple chromosome, linear chromosome or even both. In contrast, if we talk about eukaryote, all eukaryotic cells have multiple linear chromosomes depending on
eukaryotic organism, the number of chromosome typically varies from 2 to less than 50, but in rare instance can be reached thousands, right? So you can see the chromosome number in this table and the variation on the basis of chromosome number and diversity which microorganisms are having, and as well as other higher organism and plants are having on the basis of chromosome number. Circular and linear chromosomes each pose specific challenge that must be overcome for maintenance and replication of the genome. Circular chromosome require topoisomerases to separate the daughter molecule after they are replicated. Without these enzymes, the two daughter molecules would remain interlocked or catenated or catenated with one another after replication. In contrast, the DNA ends of the linear eukaryotic chromosome have to be protected from enzymes that normally degrade DNA ends and the present at a set of the difficulties during DNA replication and present a different type of difficulty or different sets of difficulties during replication. So क्रोमोसोम सर्कुलर भी हो सकता है एंड लीनियर भी हो सकता है स्टूडेंट्स। पहले हम पढ़ते थे ट्रेडिशनली कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल एक सर्कुलर यानी गोलाकार क्रोमोसोम पाया जाता है, वह यूकैरियोटिक कोशिका में मल्टीपल यानी बहुत सारे लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हुई तो देखा उनमें सिर्फ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। ऐसा ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि जो सबसे ज्यादा जिन प्रोकैरियोट्स का अध्ययन हुआ है इकोलाइन, बैसिलस सब्सटाइलिस, उनमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि अन्य दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि लीनियर क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं और दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स में मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, उनकी संख्या भिन्न होती है। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, सारे प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग दिया हुआ है इस टेबल में, चार्ट में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो। अर्थात क्रोमोसोम नंबर के आधार पर इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, भिन्नता। जो सर्कुलर और लीनियर क्रोमोसोम है उनके अपने अपने चैलेंजेस है कि और उनको ओवरकम करना, उनसे उबरना व उनको मेंटेन करना रेप्लिकेशन के समय जीनोम को उनके साथ जीनोम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सर्कुलर क्रोमोसोम के लिए ट्रोपोआइसोमरेज बहुत अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जब डॉटर मॉलिक्यूल में जब सेपरेशन होता है व रेप्लिकेशन होता है तो विदाउट ट्रोपोआइसोमरेज ये इंटरलॉक या कैटेनेटेड प्रकार की संरचना, इस कारण इनका अलग होना ट्रोपोआइसोमरेज के बिना संभव नहीं है। वह अगर हम लीनियर डीएनए की बात करें तो लीनियर डीएनए के जो यूकैरियोटिक लीनियर क्रोमोसोम है उसको प्रोटेक्ट करना या उसकी रक्षा करना के लिए हमें बहुत सारे एंजाइम से उसको डिग्रेड होने से बचाना है। इसीलिए ये विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं ये आती है, सर्कुलर डीएनए हो चाहे लीनियर हो, बट डीएनए के नंबर के आधार पे व उसके आकार के आधार पे भिन्नता देखी जाती है। दिस इज द क्रोमोसोम डाइवर्सिटी।